नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विस्तार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपने उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे शाहजहांपुर की। बता दें कि 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है और इसको लेकर शाहजहांपुर में 1 लाख परिवारों को पूजित कलश भेजा जा रहा है और आरएसएस खुद 1 लाख परिवारों को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर निमंत्रण पहुंचा रही है। तो अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रमों की धूम पूरे देश भर में दिखाई पड़ रही है, जिसके चलते शाहजहांपुर में भी अयोध्या से पूजित कलश को 1 लाख परिवारों को निमंत्रण और अक्षत भेजे जाएंगे। बता दें कि 1 लाख परिवारों को ये अक्षत निमंत्रण आरएसएस की टोलियों के जरिए घर घर पहुंचाया जाएगा, जहां स्थानीय मंदिरों में कलश स्थापना कर हनुमान चालीसा, भजन भंडारा कर घर घर में दीपक जलाने की योजना भी तैयार की गई है। साथ ही गुरुद्वारे में भी यह कलश स्थापित कर जन जन तक भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का संदेश दिया जाएगा। इसी कड़ी में आरएसएस के पदाधिकारी और कर्मचारियों के अलावा जिले के डॉक्टर, वकील, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही आरएसएस की टोलियां शाहजहांपुर के हर गली मोहल्ले, गांव-गांव तक भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का संदेश देंगे। बता दें कि इन दिनों पूरे जिलों में घर घर दीपावली महोत्सव का भी आयोजन कराया जाएगा। एवं पूजित अक्षत वितरण महासंपर्क अभियान, जैसा कि आप सब जानते हैं कि वो शुभ दिन आ गया जिसका हमें आपको बस सदियों से इंतजार था, हमारे पूर्वजों को इंतजार था और कई पीढ़ियों से इंतजार हो रहा था कि कब रामलला जी अयोध्या में अपने घर में दोबारा विराजमान होंगे। तो वो शुभ घड़ी आ गई है। 22 जनवरी को रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। उसी को लेकर संघ द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है। उस अभियान के तहत जो पूजित अक्षत अयोध्या से पूरे देश के अंदर आए, वैसे ही शाहजहांपुर महानगर में भी आए हैं। इन्हें हमारा अभियान है उन अक्षतों को 1 लाख परिवारों तक घर घर पहुंचाना। साथ में एक ये आप देख रहे हैं चित्र है और एक पत्रक है, इस पत्रक को भी घर घर पहुंचाया जाएगा। इसके लिए महानगर में एक टोली बनाई गई है जो इस पूरे कार्यक्रम में सहयोग करेगी और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी। क्या जिम्मेदारी मिली है आपको? मेरा सौभाग्य है कि इस कार्यक्रम मुझे एक अध्यक्ष का दायित्व दिया गया है और मैं पूरी कोशिश। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं गोरखपुर की। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर वासियों को बड़ी सौगात दी है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर वासियों को बड़ी सौगात दे रहे हैं। दरअसल रामगढ़ ताल में क्रूज का मजा लेने का इंतजार अब खत्म हो गया है, जिसकी तैयारियां पहले ही पूरी हो चुकी थी। बात करें इस क्रूज की, तो इस डबल डेकर क्रूज की क्षमता 150 पर्यटकों की है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष आनंद वर्धन ने क्रूज का निरीक्षण कर अंतरिम साज सज्जा के सभी कार्यों को पूरा करने के निर्देश इससे पहले ही दिए थे और काम पूरा कर लिया गया है, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को आज बड़ी सौगात दी है, जहां रामगढ़ ताल में क्रूज को पहले ही उतारा जा चुका है। क्रूज संचालन से करीब 100 लोगों को रोजगार भी मिलने जा रहा है, जहां क्लीन लेक पर शाकाहारी और मांसाहारी व्यंजन मिलेंगे। मॉकटेल काउंटर और बार की भी सुविधा इस क्रूज में की जा रही है। हालांकि बार को बाद में शुरू किया जाएगा। बता दें कि 2700 वर्ग फीट के क्षेत्रफल के साथ क्रूज पर 3 तल हैं। इसके अलावा एक वेटिंग प्लेटफॉर्म भी है। क्रूज पर 150 लोगों की क्षमता के लिए 3 हॉल और 15 लोगों की क्षमता का एक अति विशिष्ट कक्ष भी बनाया गया है। इस एक ट्रिप में 2 घंटे तक क्रूज पर सवारी का आनंद लोग उठा सकेंगे। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की। बता दें कि वो सीतापुर दौरे पर पहुंचे, जहां वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर बरसे। तो एनडीए गठबंधन में शामिल होने के बाद सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर आए दिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला बोल रहे हैं। बता दें कि सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर सीतापुर दौरे पर पहुंचे, जहां से लखीमपुर जाते समय उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को शानदार सफलता मिली है, इसलिए तीनों राज्यों में एनडीए का पीडीए समीकरण देखा जा सकता है। बता दें कि अखिलेश यादव पीडीए का मतलब दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक बताते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार सर्व समाज के लिए काम कर रही है, जिसके चलते जनता ने साल 2024 में भी तीसरी बार मोदी को ही प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लिया है।
20 साल तक लगातार हम कहते हैं, 20 साल तक बस यह कुल बोले और उन्हें कुछ करे के हो नहीं। अब खेल खत्म हो। राजभर जी जितना पावर देहल 47 से 125 पहुंचौले है ना। 24 के चुनाव आवत तो दूध को दूध पानी का पानी हो जाए। राजभर जी मंत्रिमंडल में कब आ रहे हैं? राजभर जी मंत्रिमंडल जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, नहीं हम अमित शाह जी से मिलने नहीं जाते भाई, हम झूठ नहीं बोलते। अरे तो हम मंत्रिमंडल में 18 जुलाई के बाद हम दिल्ली गए थे। जनवरी में अधिसूचना लागू होने वाली है। नहीं देखिए, अगर उसको आप लोग ये बात कह रहे हैं, देखिए राजनीति सब लोग एक साथ कर रहे हैं अपने अपने अधिकार के लिए। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं ग्रामीण डाक सेवक संघ के देशव्यापी प्रदर्शन की, जो कि बागपत में भी इनका प्रदर्शन देखने को मिला। तो बागपत में अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ की तरफ से प्रदर्शन किया गया। बता दें कि अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ की तरफ से बागपत शहर में जुलूस निकाला गया। इस दौरान विभिन्न मांगों को लेकर डाक कर्मियों ने प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर मंडलीय सचिव विजेंद्र तोमर और मंडल अध्यक्ष अशोक कुमार जयवीर सिंह ने कहा कि सभी डाक कर्मियों को 1 घंटे काम और पेंशन सहित सभी लाभ प्रदान किए गए। उन्होंने कहा कि ये काफी विडंबनापूर्ण स्थिति है कि लंबे समय से ग्रामीण डाक सेवक संघ मांगे कर रहा है, लेकिन उनकी कोई बातों पर सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि उनकी मांगों में धारा 3A हटाना, शाखा डाकघर 8 घंटे खोलना, GDS 12, 24, 36 का लाभ देने के साथ ही साल 2004 से पहले की पुरानी पेंशन लागू करना और कमलेश चंद्र कमेटी की संपूर्ण रिपोर्ट को लागू करना है। ऐसा नहीं होने पर उन्होंने आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी दी। जी, जो हम ग्रामीण डाक सेवक है, देश के 2,70,000 ग्रामीण क्षेत्रों में, देश के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में जो ना सभी शाखा डाकघरों पे कार्य करते हैं और डाक विभाग की सभी योजनाओं को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। डाक विभाग ने 2016 में श्री कमलेश चंद्र जी कमेटी को बैठाई थी और उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दी है, डाक विभाग ने आज तक भी उसको जो ना लागू नहीं किया है। हम सभी ग्रामीण डाक सेवकों की मांग है कि श्री कमलेश चंद्र जी कमेटी को पूर्ण रूप से लागू किया जाए। जब तक ये लागू नहीं होगी तब तक ये अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। GDS का जो शोषण चल रहा है ये बंद होना चाहिए। हमारे जो ना रूल 3 है, रिमूव इंगेजमेंट रूल जो 3 है 2023 है, इसको अविलंब। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं एक्सप्रेसवे के इंटरचेंज की। बता दें कि एक्सप्रेसवे के इंटरचेंज का इंतजार अब लोगों के लिए खत्म हो चुका है। तो यमुना एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए जल्द ही इंटरचेंज का निर्माण कार्य शुरू होने वाला है। यमुना प्राधिकरण ने इंटरचेंज के निर्माण कार्य की पूरी तैयारी भी कर ली है। आने वाले इस दिसंबर इंटरचेंज का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। बता दें कि ये इंटरचेंज 18 महीने के अंदर बनकर तैयार होगा। दरअसल यमुना एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को जोड़ने की मांग काफी लंबे समय से हो रही थी, जिसको प्राधिकरण से मंजूरी भी मिल गई थी। साल 2018 में इसको बनाने वाली कंपनी का भी चयन कर लिया गया था, लेकिन किसानों के मुआवजे की मांग को लेकर और प्रदर्शन शुरू किया गया था, जिसकी वजह से इस इंटरचेंज का काम शुरू नहीं हो पाया था। किसानों से कई दौर की मीटिंग के बाद आखिरकार यमुना प्राधिकरण ने किसानों की मांगों को मान लिया है, जिसके बाद इस इंटरचेंज के निर्माण कार्य शुरू करने का निर्णय लिया गया। बता दें कि ये इंटरचेंज जगनपुर अफजलपुर के पास यमुना एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को जोड़ेगा। इसके अलावा बराबर वाली 60 मीटर और 30 मीटर वाली सड़कों को भी इससे जोड़ा जाएगा, जिसका फायदा ग्रेटर नोएडा को मिलेगा। बता दें कि यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ता है और पेरिफेरल एक्सप्रेसवे हरियाणा, पलवल, सोनीपत की तरफ जाता है। ऐसे में इंटरचेंज बनने के बाद लोगों को काफी सहूलियत मिलने वाली है। किसानों की इस मांग पर कि इंटरचेंज के बराबर जिनको मुआवजा मिलना चाहिए, काफी दिन से लंबित रहा। अब जाके किसानों से सहमति हो पाई है और इंटरचेंज का मुआवजा ADMLA द्वारा बांटा जा रहा है। उसके बाद ये सहमत बन गई है कि 4 इंटरचेंज बनेंगे, जो कि 2 उतार और 2 चढ़ाव के होंगे। और साथ ही साथ पहले था कि केवल एक्सप्रेसवे से ईस्टर्न पेरिफेरल को जोड़ दिया जाए। अब उसको संशोधित ड्राइंग कर दी गई है कि यमुना एक्सप्रेसवे के उस सेक्टर में जाने वाली जो सड़क है, 60 मीटर रोड एक साइड में, 30 मीटर रोड दूसरी साइड में, उन दोनों को भी जोड़ देगा, जिससे कि उतर के सीधे आप यमुना एक्सप्रेसवे में जा सकते हैं और उसका फायदा यहाँ के निवासियों को भी मिलेगा। तो ये 4 इंटरचेंज बन रहे हैं, जो कि एक्सप्रेसवे को भी जोड़ रहे हैं और सेक्टर्स को भी जोड़ रहे हैं, दोनों साइड के सेक्टर्स को जोड़ रहे हैं। उससे नोएडा, ग्रेटर नोएडा में
जो आवागमन बहुत ही आसान हो जाएगा। इसके अलावा जो ईस्टर्न पेरिफेरल और वेस्टर्न पेरिफेरल से कनेक्टिविटी है, चाहे सोनीपत तक हो, चाहे इधर मुजफ्फरनगर तक हो, चाहे उत्तराखंड जाना हो, देहरादून जाना हो, सभी बहुत आसानी से यहाँ से जुड़ जाएंगे। तो ये काम 15 तारीख से शुरू होगा। चीफ सेक्रेटरी सर आ रहे हैं यहाँ पर, तो उनसे उसी दिन रिक्वेस्ट करेंगे कि उसका शुभारंभ कर दे, जिससे कि समयबद्ध रूप से 12 महीने से 18 महीने का टाइम होता है। जब 18 महीने का अनुबंध है, लेकिन कोशिश करेंगे कि 1 साल के अंदर बन के तैयार हो। सर कितनी एकड़ भूमि इसमें अधिग्रहण की गई है और तो ये 56 तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं संभल की, जहां एंटी करप्शन की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि एंटी करप्शन की टीम ने कानूनगो को 6000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। तो संभल में एंटी करप्शन की टीम की बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि एंटी करप्शन की टीम ने दाग सदर तहसील में बड़ी कार्रवाई की, जहां टीम ने दाग सदर तहसील पर तैनात कानूनगो को रंगे हाथों 6000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा। बता दें कि ये सारा मामला संभल सदर कोतवाली इलाके के मुरादाबाद रोड स्थित तहसील परिसर का है, जहां एंटी करप्शन टीम ने कानूनगो को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल शिकायतकर्ता से फियाबंदी की रिपोर्ट लगाने के नाम पर कानूनगो ने रिश्वतखोरी की डिमांड की थी। एंटी करप्शन की टीम ने कानूनगो को गिरफ्तार कर अपने साथ थाने ले गई, जहां उसकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई और एंटी करप्शन की टीम आगे की कार्रवाई में जुट गई। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बहराइच की, जहां डीआईजी ने रिजर्व पुलिस लाइन का निरीक्षण किया। तो बहराइच में डीआईजी अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने रिजर्व पुलिस लाइन का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस लाइन क्वार्टर गार्ड में सलामी ली गई, जिसके बाद डीआईजी अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने स्टोर रूम, परिवहन शाखा, किड्स जोन, बैरकों, भोजनालय, कैंटीन और नवनिर्माणाधीन बैरकों का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान डीआईजी ने सभी अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही उन्होंने सभी शाखा प्रभारियों को अपनी अपनी शाखा की पात्र वालियों को चेक करते हुए समय से साफ सफाई करने के निर्देश भी दिए। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पे हुए हादसों की। बता दें कि यमुना एक्सप्रेसवे पे इस साल सड़क हादसों का आंकड़ा एक बार फिर से बढ़ गया है। जहां बात करें साल 2022 की, तो साल 2022 में यमुना एक्सप्रेसवे पर 330 सड़क हादसे हुए थे। तो वहीं साल 2023 के नवंबर तक ही 378 सड़क हादसे हो चुके हैं। हालांकि इस साल सड़क हादसों में मौतों का आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले कम रहा है। दरअसल यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा से परी चौक से लेकर आगरा तक 165 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है। यह एक्सप्रेसवे नोएडा और दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जोड़ता है। ऐसे में अलीगढ़, मथुरा, आगरा, एटा, मैनपुरी जाने के लिए इस एक्सप्रेसवे का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। वहीं पूर्वांचल और लखनऊ की तरफ जाने वाले लोग भी इसी एक्सप्रेसवे के जरिए लखनऊ एक्सप्रेसवे तक पहुंचते हैं। ऐसे में इस एक्सप्रेसवे पर वाहनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके कारण सड़क हादसे भी लगातार बढ़ रहे हैं और लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। बता दें कि साल 2023 में सड़क हादसों में जान गंवाने वालों की संख्या में कमी आई है। इस दौरान 378 सड़क हादसों में लगभग 90 लोगों की मौत हुई है और इस सड़क हादसों में 670 लोग लगभग घायल हुए हैं। इस दौरान यमुना प्राधिकरण के सीईओ अरुणवीर सिंह ने बताया कि यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसों को रोकने के लिए काफी काम किया गया है। आईआईटी दिल्ली और इंडियन रोड कांग्रेस की तरफ से दिए गए सुझाव पर भी लगातार काम किए जा रहे हैं। आईआईटी दिल्ली ने तमाम रिकमेंडेशन दिए थे। इसके अलावा इंडियन रोड कांग्रेस की भी रिकमेंडेशन से उसके आधार पर यहाँ पर काफी काम किया गया था। स्पेशली थाई बीम लगाई गई थी, एक्सीलेटर लगाए गए थे, बुलनोज लगाए गए थे, जो अंडर पासेज है वहाँ पर जो है गार्डिल लगाई गई थी। तो सबका प्रभाव ये हुआ है कि जो एक पार से दूसरी पार गाड़ियां चली जाती थी एक्सीडेंट में और काफी बड़ी कैजुअलिटी होती थी। उस तरह के एक्सीडेंट, मेजर एक्सीडेंट, बड़े एक्सीडेंट होने रुक गए हैं, लेकिन छोटे एक्सीडेंट अभी भी हो रहे हैं। छोटे एक्सीडेंट की संख्या में अभी उतनी कमी नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ फर्टिलिटीज 106 से घट करके 89 रह गया, 89 रह गया है। तो ये वहाँ पर मेजर जो है इंजरी भी लगभग बराबर की स्थिति है। अब रोड एक्सीडेंट फर्दर और ना हो, उसके लिए भी हम लोग ये देख रहे हैं कि लाइट की व्यवस्था हो। कुछ कई जगह पर रंबल स्ट्रिप पुरानी हो चुकी है, उनको रिप्लेसमेंट करना हो। साइड के जो बार है वो टूट गए हैं या छोटे हैं, नीचे हैं, उनको ऊंचा कराने की बात हो रही कि साइड में भी गाड़ियां ना जा सके।
तो ये दोनों का एक काम जब हो जाएगा तो नंबर ऑफ एक्सीडेंट में भी कमी आ जाएगी। तो बुलेटिन के आखिरी में बात कर लेते हैं बागपत की, जहां कपड़े की दुकान में अचानक आग लग गई, जिससे पूरी दुकान में रखा कपड़े जलकर राख हो गए। तो बागपत में रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान में आग लगने का मामला सामने आया। बता दें कि बागपत कोतवाली क्षेत्र में मेन मार्केट में शॉर्ट सर्किट के चलते रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान में आग लग गई, जिससे लाखों रुपए का कपड़ा जलकर राख हो गया। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने और व्यापारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो वहीं व्यापारियों ने फायर ब्रिगेड नहीं आने पर फायर ब्रिगेड सर्विस पर गंभीर आरोप भी लगाए। आग लगी है, क्या कारण है? आज सुबह सुबह जब व्यापारियों ने दुकानें खोली तो माज रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान में धुआं उठता नज़र आया। इसके बाद तुरंत एकदम फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया गया, लेकिन वहाँ से फ़ोन रिसीव नहीं हुआ, फ़ोन की घंटी जाती रही। उसके बाद बागपत पुलिस कोतवाली में फ़ोन किया गया तो कोतवाल महोदय ने फायर ब्रिगेड वालों को सूचित किया। उसके बाद लोग एकत्रित हुए और एक प्राइवेट कंटेनर को पकड़कर उससे पानी से आग बुझाने में व्यापारी पूरा सहयोग कर रहे हैं और आगे देखते हैं कि फायर ब्रिगेड वाले किस टाइम पहुँचते हैं। आग लगी है, क्या कारण है? आज सुबह सुबह जब व्यापारियों ने दुकानें खोली तो माज रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान में धुआं उठता नज़र आया। इसके बाद तुरंत एकदम फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया गया, लेकिन वहाँ से फ़ोन रिसीव नहीं हुआ, फ़ोन की घंटी जाती रही। उसके बाद बागपत पुलिस। तो यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।